हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। तो अगर आप लोग को नहीं पता है एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, तो एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे जैसे कोल्ड वगैरह हो जाता है, कफ वगैरह खांसी वगैरह आने लगती है हम लोग को विंटर्स में या फिर ऐसे नॉर्मल सीजन्स में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स ही काम आते हैं। यानी कि ये हमारी ऐसी ड्रग्स या फिर एजेंट्स हैं जो कि हमारे खांसी वगैरह को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे यूनिट 4 का नाम है मिसलेनियस कंपाउंड्स। बेसिकली इसमें हमारे 5 पार्ट्स आ जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आ जाता है एक्सपेक्टोरेंट, सेकेंड है एमेटिक्स, थर्ड है हिमेटेनिक्स एंड फोर्थ है पॉइजन एंड एंटीडोट एंड लास्ट है एस्ट्रिंजेंट्स। तो इन सभी पार्ट्स को हम वीडियो लेक्चर वाइज कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। तो इसमें हमारे 2 एग्जांपल्स आ जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें स्टार लगा हुआ, इट मीन्स अमोनियम क्लोराइड। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में ऐसे वगैरह हर चीज़ पढ़ेंगे और ये हमारे एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिन जिन पर स्टार लगा है इसको आप मस्ट पढ़िएगा। ठीक है, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड नहीं देखी है प्रीवियस लेक्चर्स को, तो प्लीज़ आप उनको चेकआउट करिए, तभी आप लोग को आगे का ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं, सभी के वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हर चीज़ की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करें अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा देसी भाषा में समझते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स एक्चुअल में है क्या और कफ और खांसी को ठीक कैसे करता है और इसका काम कैसे होता है। तो ये हमारा एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे मैंने नॉर्मल फॉर्म में बना दिया सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हमारी होती है यहाँ पे विंड पाइप। क्या होती है? विंड पाइप, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो अब हम लोग को खांसी क्यों आती है? अब जैसे नॉर्मल तो हम लोग बैठे बैठे खांसेंगे नहीं, ठीक है, जैसे कि कभी कभी धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, बाहर जाओ तो खांसी आने लगती है ना, तो धूल मिट्टी की वजह से भी खांसी आने लगती है। बाकी कोल्ड होता है या फिर जैसे जुकाम वगैरह हो गया तो उसकी वजह से खांसी आने लगती है। बाकी ऐसे खाना वाना खा रहे हैं तो किसी से बातचीत करने लगते हैं उसी टाइम पे, तो नॉर्मल सी बात है ये खांसी आने लगती है। तो उस टाइम पे अगर खांसी नहीं आती है तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। इट मीन्स हम एक तरीके से कह सकते हैं कि खांसी आना भी एक अच्छी बात होती है, यानी कि प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि इससे हमको ये पता लग रहा है कि खांसी आना एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब जैसे कोल्ड वगैरह है तो खांसी आ रही है तो उसकी वजह से जैसे कफ वगैरह हमारे जम जाता है तो वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी से एक्सिट आउट हो जाता है, जिससे कि हम जो मतलब स्प्यूटम डिस्चार्ज होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है फिर। तो इसीलिए खांसी आना भी एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ होती है हमारी बॉडी के लिए। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हमें जब खांसी अच्छी चीज़ है, आ रही है, तो फिर इसको हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तो इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को इसी वीडियो में मिलेगा। तो सुनिए, जैसे कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे जूम करके उठा के यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जैसे ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारी हो जाती है ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। तो जो ट्रैकिया वाला पार्ट होता है ये अंदर जाके हमारे दोनों लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पे जब ये वाले जो मतलब कि जो ट्रैकिया होता है जब लंग्स में जाता है तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ब्रोंकाई, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा ट्रैकिया होता है, ये अंदर जब जाता है तो ये इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे क्या बोल देते हैं इसको बोल देते हैं ब्रोंकाई। और इसके अंदर वाला पार्ट जो होता है ये हमारा होता है एल्वोलाई। ठीक है, तो यही वाला पार्ट जो होता है ये हमारे ऑक्सीजन को लंग्स में छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बाहर भेजता है। तो ये तो नॉर्मल सा फंडा हो गया हमारा सांस लेने का पूरा। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट जो होता है इसी को हम यहाँ पे विंड पाइप बोल देते हैं। इसी से चिपक के एक हमारे उसको जैसे फूड वगैरह हम खाते हैं तो उसी के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, तो उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं ईसोफेगस। तो अब जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो हम जैसे बहुत लोग की आदत होती है खाते खाते बात करने की। ठीक है, कभी कॉल पे बात कर रहे हैं, कभी मम्मी से बात कर रहे हैं, कभी पापा से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो थोड़ा सा पार्ट खाने का होता है वो हमारा चला जाता है इस वाले पार्ट में, यानी कि ट्रैकिया में। ईसोफेगस वाली पाइप से हमारे किस में चला जाता है? ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में।
तो बेसिकली आपको पता है कि ट्रैकिया वाला पार्ट जैसे किस वजह से होता है, जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, ठीक है, वहाँ से तो ऑक्सीजन जा रही है ना। लेकिन अब जैसे खाना पीना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वही एसोफेगस का थोड़ा सा टुकड़ा, खाने का टुकड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इस ट्रैकिया में आ जाता है। अब जैसे ट्रैकिया में आया, ठीक है, तो ये तो एयर पैसेज के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई खाने का टुकड़ा आ जाता है तो फिर बहुत तेज़ क्या कॉज करती है, एक इरिटेशन टाइप की कॉज करती है। तो जैसे ही अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा खाना खाते हुए जैसे फंस जाता है थोड़ा सा गले में, तो खांसी आने लगती है, तो आप लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे छोड़ देते हैं, फिर पानी वानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो आ जाता है थोड़ा सा ऐसे इन्फ्लामेशन साइन होता है, मतलब हमारी बॉडी को एकदम सब पता लग जाता है कि जो चीज़ हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई अनवांटेड चीज़ एंटर हो गई है। तो यहाँ पे जैसे कि अनवांटेड चीज़ या फिर खाने वाला टुकड़ा कोई आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमको खांसी आने लगती है। यानी कि हमारी बॉडी को पता चल जाता है और इसकी वजह से हमारा एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स का काम करता है। खांसी जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की तरह काम करती है, यानी कि खांसी हमको उस टाइम पे आ जाती है। अब खांसी बहुत ज़्यादा तेज़ से आती है, यानी कि सडन फोर्सफुल वाली, मतलब कि एक साउंड ऐसा आप लोग को सुनने को मिलता होगा जब आप लोग खांसते होंगे उस टाइम पे, अगर अचानक से कोई चीज़ हमें ट्रैकिया में फंस जाती है तो, ठीक है, तो आप लोग बहुत तेज़ से खांसते हैं ना। तो खांसी का मतलब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स से कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए जैसे कोई भी टुकड़ा यहाँ पे फंसा हुआ है, तो जो हम फोर्सफुली यानी कि बहुत तेज़ से खांसते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे फंसी हुई है तो वो हमारे माउथ के थ्रू हमारे बाहर निकल जाती है ट्रैकिया से। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज़ फंसी हुई है विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में, अगर हमको खांसी उस टाइम पे नहीं आती, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोई भी मतलब फूड का कोई भी पार्टिकल है, अगर वो हमारे यहाँ पे फंसा हुआ है और वो डायरेक्टली हमारी ब्रोंकाई में चला जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन एंड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और कभी कभी ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि अगर वो फूड मटेरियल यहाँ पे मतलब ब्रोंकाई वगैरह में चला जाता है, तो उसकी वजह से डेथ कॉज भी हो सकती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो इसीलिए खांसी आना भी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, और उसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कह देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खांसी को हम फिर रोकते क्यों हैं, मतलब प्रिवेंट क्यों करते हैं कि हमको खांसी ना आए, उसकी वजह से हम दवा वगैरह क्यों लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारी होती है ट्रैकिया, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैकिया में जैसे जो कफ वाला या फिर म्यूकस वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे पूरे में फिल हो जाता है। जैसे कि हमारी जो ट्रैकिया है, अगर वो हमारी ऐसी होगी, ठीक है, तो मतलब ऐसी है, तो उसमें जब कफ वाला पार्ट भर जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से ब्लॉकेज कर देगी हमारी ट्रैकिया को, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। क्योंकि जब ट्रैकिया यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी तो फिर एयर पैसेज होगा ही नहीं, और एयर जब पास नहीं होगी हमारे लंग्स में तो फिर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस है वो हमारे ट्रैकिया से बाहर निकल जाए, और जैसे कि म्यूकस है वो एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, यानी कि हमारा ये ठीक हो जाए जो भी प्रॉब्लम कॉज हो रही है। तो ये कफ का मेन फंडा होता है कि ये इसको ठीक करता है, और बाकी यहाँ पे जो जैसे थ्रोट में जो कफ वगैरह होता है उसको यहाँ पे क्लियर करता है, ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट्स का क्या काम होता है। अब मान लीजिए जैसे कि जो कफ होता है वो जैसे कि म्यूकस वगैरह फिर कफ वगैरह इस ट्रैकिया में जाके या फिर विंड पाइप में जाके क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाता है। विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े होने की वजह से ये विंड पाइप में क्या होता है, चिपकने लगता है, यानी कि स्टिक हो जाता है। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, जो यहाँ पे म्यूकस चिपक जाता है या फिर स्प्यूटम चिपक जाता है, स्प्यूटम डिस्चार्ज, ठीक है, उसको यहाँ पे बाहर निकालने में मतलब कि विंड पाइप से ट्रैकिया से बाहर निकालने में, उस ब्लॉकेज को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब कि खांसते वक्त जब हमारे जैसे माउथ के थ्रू जो स्प्यूटम या फिर कफ निकलता है, तो डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वो लोग कहते नहीं है कि इसको मतलब कि स्प्लिट आउट कर दीजिए, इसको अंदर नहीं निकलना है, इसको थूक दीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि जितना भी कफ है वो हमारी मतलब कि विंड पाइप से हमारी निकल जाता है, और यहाँ का जो रास्ता होता है वो क्लीन हो जाता है। तो यही हमारी जो एक्सपेक्टोरेंट्स दवाइयाँ या फिर ड्रग्स हैं, ये इस कफ को ट्रैकिया से या फिर विंड पाइप से निकालने में काम आती हैं। तो स्प्यूटम एक सिंगल चीज़ नहीं होती। स्प्यूटम के अंदर हमारा म्यूकस प्लस सेल डेब्रिस, यानी कोई भी सेल मतलब कि सेल डेब्रिस हो जाए या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि कोई बाहर का पार्टिकल अगर आ गया हो, इन सबको मिला के इसको हम क्या देते हैं, स्प्यूटम कह देते हैं। तो इसी को स्प्यूटम को एक्सपेल आउट करने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी से निकालने के लिए हमारे ये एक्सपेक्टोरेंट्स काम आते हैं।
तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स सिर्फ स्प्यूटम को ही नहीं बल्कि जो सेल डेब्रिस मतलब मरे हुए सेल्स वगैरह होते हैं, बाहर की गंदगी वगैरह होती है, म्यूकस वगैरह होता है, उसको इन सबको एक्सपेल आउट करने के लिए हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स काम आते हैं, यही हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से हमको आराम मिल जाता है। तो अब ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स काम कैसे करते हैं, तो ये हमारे दो तरीके से म्यूकस को हमारे ट्रैकिया या फिर विंड पाइप से बाहर निकालते हैं, बाई लाइसिस एंड बाई डाइल्यूटिंग। अब बाई लाइसिस यानी कि जो हमारे ट्रैकिया में जो मतलब कि म्यूकस वगैरह यानी कि स्प्यूटम वगैरह है फंस गया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। लिसिस मतलब क्या होती है, किसी चीज़ को तोड़ देना, तो ये उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मान लीजिए कोई भी छोटा छोटा सा यहाँ पे जैसे कि ये म्यूकस है छोटा छोटा सा, ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में तो ये थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस होगी वो कम हो जाएगी और ये हमारे खांसी के थ्रू हमारे यहाँ से ट्रैकिया से हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाता है यहाँ पे लिसिस, बाई लिसिस, ठीक है। फिर सेकेंड आ जाता है बाई डाइल्यूटिंग, यानी कि जो यहाँ पे विस्कोसिटी के साथ जो म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी सिक्रीशन को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी कि बाई वाटर बढ़ा देते हैं या फिर बाई जैसे कोई भी एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसी बाई डाइल्यूटिंग में इसमें कोई भी ऐसी दवाई देते हैं जो उसकी सिक्रीशन को बढ़ा दे रही है और जिसका जो विस्कोसिटी है वो यहाँ पे कम हो जाती है, जिसके थ्रू वो हमारे क्या होते हैं, ईजिली हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाते हैं हमारी ट्रैकिया से। तो ये एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी दो तरीकों से म्यूकस को हमारी ट्रैकिया से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो कफ होता है वो हमारा यहाँ पे ट्रीट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारी खांसी आना ज़रूरी क्यों है और खांसी को हम क्यों रोकते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली अगर इसको हम डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स को थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, तो दीज आर थोज एजेंट्स और ड्रग विच आर यूज टू एक्सपेल आउट स्प्यूटम, यानी कि ये जो स्प्यूटम है जो इन सबसे मिलके बना हुआ है इसको हमारे ट्रैकिया से एक्सपेल यानी कि बाहर निकालने में ये एजेंट्स हमारे हेल्प करते हैं फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे निकाल देते हैं और जो कफ है उसको ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं। अब जो कफ है ये हमारे फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, जिसमें हमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं देखने को मिलता है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं आता है, यानी कि कोई भी स्प्यूटम डिस्चार्ज नहीं होता है। और एक होता है प्रोडक्टिव कफ, यानी कि जिसमें हमको स्प्यूटम डिस्चार्ज आता है, यानी कि जो ट्रैकिया में कफ वगैरह फंसा है वो हमारे माउथ के थ्रू जब बाहर एक्सपेल आउट होता है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टिव कफ। बाकी हमारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि हमारे जैसे थिक म्यूकस हो जाता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे कि लंग्स वगैरह ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया में, तो उसको यहाँ पे क्लियर करने में हेल्प करते हैं। और हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उससे हमको रिलीफ प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इनको मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिक्रीशन इनहेंसर, सेकेंड होता है हमारा म्यूकोलाइटिक्स। तो सिक्रेशन में इन्हांसर यानी कि इसको बाई डाइल्यूटिंग वाला फंडा यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रोंकाई सिक्रेशन होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी मतलब फंसा होता है, ठीक है, ट्रैकिया में, तो उसको यहाँ पे डाइल्यूट कर देते हैं, यानी कि पतला कर देते हैं। वो हमारी इजीली हमारे माउथ के थ्रू हमारी एक्सपेल आउट हो जाता है हमारी, ठीक है, डाइल्यूट होने की वजह से। जो स्प्यूटम होता है वो हमारे रिमूव हो जाता है बाई डाइल्यूटिंग, ठीक है। तो ये हमारे सिक्रेशन इन्हांसर इस तरीके से हमारे हेल्प करते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है जो कि हमारा देसी और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, गुआइफेनेसिन। तो ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है और मूवमेंट ये हमारे क्या होते हैं, इसकी हाई होती है। पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड्स, तो ये दोनों जो है ये हमारा थोड़ा सा सॉल्टी मतलब कि सॉल्टी एक्शन देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे सॉल्टी एक्शन होगा तो ये हमारा जो सिक्रीशन होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। जैसे नमक होता है ना, थोड़ा सा सलाइन टेस्ट होता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ डाइल्यूट है, फिर पतली हो जाती है। तो ये सिक्रीशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्यूटम है वो इजीली हमारे ट्रैकिया से रिमूव हो जाता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है म्यूकोलाइटिक्स, जिसको हम जैसे कि मैंने पहले इसमें बताया था, जिसमें हमारा क्या हो रहा है बाई लिसिस, यानी कि ये हमारे मेनली क्या करते हैं, ये जो भी एंजाइम्स होता है या फिर जैसे ट्रैकिया में कोई चीज़ भी कफ वगैरह है तो उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसकी वजह से म्यूकस की जो विस्कोसिटी होती है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और हमारी ट्रैकिया से वो इजीली बाहर निकल जाते हैं। विस्कोसिटी रिमूव हो जाती है, सिक्रेशन बढ़ जाता है और ये हमारे बाहर एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल हमारा आ जाता है ब्रोमेक्सिन एंड एम्ब्रोक्सोल।
तो फिर ये वाले दोनों एग्जांपल्स जो है ये हमारे मेन है, पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बाकी अमोनियम क्लोराइड्स वाला है ये सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये हमारे स्टार इस पर लगा हुआ है, इट मीन्स इसमें हमको एस्से वगैरह भी पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आ जाता है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है KI, मॉलिक्यूलर वेट होता है 166 ग्राम पर मोल। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो पहली रिएक्शन यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हम यहाँ पे लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, यानी कि HI के साथ। ठीक है, तो हमारे ऐसे कि ये वाला फंडा इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ पे हमारा KI जो होता है ये K और I इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा H2O, यानी कि यहाँ से एक हम O लेंगे तो यहाँ पे हमारा H2O के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे CO2, यानी कि एक O तो इसने ले लिया तो CO2 बचा, तो ये हमारा गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पोटेशियम आयोडाइड हमको मिल जाता है। अब हमारी यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन आ जाती है, इसको हम ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हॉट एक्वस सोल्यूशन लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और उसको हम रिएक्ट करा देते हैं यहाँ पे आयोडीन के साथ, I2 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा KI इधर आ जाएगा। ठीक है, और एक I इसने ले लिया तो एक I यहाँ पे बचा ना, तो KIO ये हमारे इधर आ जाएगा, और H2O यहाँ पे हमारा वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पोटेशियम आयोडाइड बन जाता है जो हमको यहाँ पे चाहिए होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे ओडरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता, ये हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ये इनका थोड़ा सा सेलाइन बिटर टेस्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। और ये हमारे सॉल्युबल हो जाते हैं इजीली अल्कोहल, वाटर एंड ग्लिसरीन में, और ये हमारे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर यानी कि ये जो इन्वायरमेंट में वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करके इसको थोड़ा सा गीला कर देता है। ठीक है, अब इसके यूएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एज एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है, और ये हमारे पोटेशियम एंड आयोडीन की सोर्स की तरह ये हमारे यूज होता है। ठीक है, और ये हमारे रिएजेंट इन फार्मेसी में की तरह भी हमारे एक्ट करते हैं, यानी कि जो फार्मेसी में जो रिएजेंट वगैरह यूज करते हैं उनमें भी हमारे हेल्पफुल होते हैं या फिर यूज होते हैं। फिर हमारा सेकेंड आ जाता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यहाँ पे NH4Cl एंड मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.50 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात देख लेते हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो पहला तरीका यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हम अमोनिया यानी कि NH3 को यहाँ पे हम रिएक्ट करा देते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमको यहाँ पे NH4Cl हमको अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हमको बन के मिल जाता है। यानी कि ये हमारा NH3 और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा NH4 बन जाएगा और यह Cl इधर लग जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सेकेंड रिएक्शन आ जाती है। अब देखो दो रिएक्शन लिखेंगे तो थोड़ा सा बल्क भी प्रोवाइड करिए। ठीक है, एग्जाम में जब लिख के आइए थोड़ा सा बल्कि भी तो लगना चाहिए अगर लॉन्ग में आ जाता है तो अब सेकेंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ का Cl हमारे यहाँ पे लग जाएगा NH4 में, तो ये हमारा बना देगा क्या, अमोनियम क्लोराइड बना देगा, और Na2SO4 यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन एंड कोर्स पाउडर होता है, यानी कोर्स मतलब कि थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है। ठीक है, और इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सेलाइन होता है, यानी कि थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है। और ये हमारे फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड ग्लिसरीन में, लेकिन अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये हमारे थोड़े से स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। बाकी इसकी एक रिएक्शन आ जाती है, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। NH4Cl यानी कि केमिकल रिएक्शन में ये होता है जो चीज़ हमने बनाया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने की है अमोनियम क्लोराइड की, उसको हम किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करा दें, फिर किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दें। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे जब हम 2 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यहाँ पे बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वाटर यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके एस्से के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोग को एस्से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वाला जो हमारा मतलब कि ये वाला मेथड था, तो इसको हम यहाँ पे वोलाट मेथड्स की वोलाट मेथड से इसको हम मतलब कि टाइट्रेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला मेथड है इसको हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे कुछ आप ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आप लोग को कॉनिकल फ्लास्क लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमको वे करना है 0.1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और उसको डिजोल्व कर देना है यहाँ पे 20 ml ऑफ वाटर में। यानी कि यहाँ पे आपने 0.1 ग्राम NH4Cl ऐड किया, उसमें आपने 20 ml यहाँ पे आपने उसको पानी में इसको डिजोल्व कर दिया, यानी कि मिक्स कर दिया।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को 5 ml फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन यहाँ पे हमको मिक्स कर देना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है ये हमारा पहले से न्यूट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि ये हमारा पहले से टाइट्रेशन यानी कि बना बनाया हमको होना चाहिए। उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे 5 ml ले लेते हैं। अब उसके बाद हम 2 मिनट के लिए बाई स्टैंड हो जाते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं अलग, और उसके बाद इसको हम टाइट्रेशन कराते हैं किसके, यहाँ पे ब्यूरेट में जो फिल होगा वो हमारा होगा सोल्यूशन 0.1 NaOH सोल्यूशन, यहाँ पे हम ब्यूरेट में फिल कर देंगे। फिर इनको आपस में टाइट्रेशन कराएंगे और उसके बाद इसमें जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो हमारा होगा फिनोप्थिलीन। और जैसे यहाँ पे हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी एंड पॉइंट आएगी वो हमारा होगा पेल पिंक कलर होगा, ठीक है। जैसे ही हमको पेल पिंक कलर यहाँ पे देखने को मिलता है तो वही हमारी यहाँ पे क्या कहलाती है, एंड पॉइंट कहलाती है। और ये हमारा यहाँ पे जो ईच एमएल ऑफ 0.1 NaOH है ये हमारे 0.05349 ग्राम ऑफ NH4Cl के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा हमारा एसए हो जाता है। अब इसके हम यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो यूजेस के बारे में देखें तो ये हमारा एज ए एक्सपेक्टोरेंट्स यूज़ होता है और एज ए एसिडिफायर्स की तरह भी इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एसिडिफायर्स तो आप लोग को पता ही होगा, यानी कि हमारे स्टमक में अगर HCl की कमी हो जाती है, ठीक है, तो ये उसके सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि नॉर्मल स्टेज पे ले आता है। और ये हमारे एज ए डायरेटिक्स की तरह भी हमारे ये एक्ट करता है। अब इसके स्टोरेज देख लेते हैं, इसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम हाईली क्लोज कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है अमोनियम क्लोराइड के बारे में। तो ये उसके दोनों एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 4 का पार्ट 1 है, एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।